पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं धीरज पॉकेट बुक्स द्वारा प्रकाशित दुल्हन कब्रिस्तान की, जिसे लिखा है रीमा भारती जी ने और आवाज दी है मैंने यानी सलोनी ने। तो चलिए दूसरा एपिसोड शुरू करते हैं। चीफ ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, वे इस बात को सोचते होंगे कि हम लोगों ने उनकी खोज बंद कर दी है। उन्होंने जो रास्ता अपनाया है उससे तो कम से कम यही लगता है उन्होंने इस बार अपने लिए अत्यधिक मजबूत सुरक्षा का उपाय कर लिया है। वे किसी भी चीज से डरने वाले नहीं हैं। वे संसार में अकेले ही रहना चाहते हैं और उन्हें अकेले ही संभालना पड़ेगा। लेकिन मैंने पूछना चाहा, लेकिन क्या? मेरी बात को बीच में ही उचककर चीफ ने पूछा, आपको इतनी बातों की खबर कैसे लग गई जबकि वे इतनी अधिक सतर्कता बरत रहे हैं? हमारे कुछ सहयोगियों ने उस नगर में उनकी सभी स्कीमों को देखते हुए कुछ एरियल फोटोज भेजी हैं। हम इस बात की जानकारी पाने के लिए कि ये जो परियोजनाएं बनाई जा रही हैं उनमें कुछ रिसर्च कार्य हो रहा है अथवा कुछ और मसौदा है। जाहिर है ड्रग्स व्यापार के मुख्य जखीरों पर उन्होंने अमल किया है। मैंने अपनी राय प्रकट की। संभव है इसके साथ आपको और कौन सा धंधा नजर आ रहा है? उस इलाके में जितना कुछ हो रहा है उन्हें हमें समीप से देखना पड़ेगा। कारण इस तरह की वारदातें कैलिफोर्निया और एरिजोना में भी घटित हो रही हैं। अभी तक हम सही स्थान पर नहीं पहुंच सके हैं, न ही किसी संदिग्ध व्यक्ति के सिलसिले में वारंट इशू करने की स्थिति में हैं। अतः बड़ी ही बारीकी और गंभीरता से जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। ओह, मैंने कहा, और इसके लिए मेरा नाम दिया गया है? नाम दिया नहीं गया, बल्कि उस देश की सरकार ने हमसे विशेष आग्रह किया है कि इस मिशन को तुम्हें ही सौंपा जाए। उनके अनुसार एक तुम ही हो जो कि इस प्रकार के अभियान में सफलता प्राप्त कर सकती हो। ये कहते हुए चीफ ने बड़े ही गर्व से मेरी ओर देखा था और अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, इसका मतलब यही है कि इंडियन सीक्रेट कोर की जासूस नंबर 1 रीमा भारती अब मेक्सिको जाएगी। ओह, मैंने होठ से कोड़े। फिर चीफ ने आगे कहा, हम तुम्हें किसी भी प्रकार वहाँ स्मगल कर देंगे। स्मगल? मैं चौंकी थी। हाँ, चीफ ने कहा, कभी नहीं। क्यों? चीफ की आंखों के भाव बदले। मैं वहाँ फर्स्ट क्लास तरीके से जाना चाहती हूँ। तुमको यहाँ से उड़ान के द्वारा भेजा जाएगा, माय स्वीट डॉटर। इसमें कोई रिस्क नहीं है। फिर ये स्मगल वाली बात क्यों की आपने? तुम्हें स्मगल करके उनके पास भेजने की तरकीब तो तब आजमाई जाएगी जब उनके मुख्य केंद्र पर तुम्हें भेजने की योजना तैयार हो जाएगी। ठीक है, मैंने सहमति जताई। फिर चीफ ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारे दाहिने हाथ पर अलमारी में एक अटैची केस रखा हुआ है, उसे यहाँ लेकर आओ। मुझे अपने चीफ के आदेश का हर हाल में पालन करना था। मैं कुर्सी छोड़कर अलमारी के पास गई और उसे खोलकर उसमें रखी अटैची को लेकर चीफ के सामने रखी मेज पर रख दिया। चीफ ने अटैची केस खोलकर उसमें से एक रंगीन चित्र निकाला और मेज पर मेरे सामने उस चित्र को इस प्रकार फैला दिया कि मैं उस चित्र के व्यक्ति को भली भांति देख सकूं। कैसा लगा ये? चीफ ने पूछा। बुरा नहीं है, मैंने कमेंट देते हुए पूछा। कौन है ये? तुम्हारा नया खिलाड़ी, विकी जॉनसन। चीफ खुराना ने बताया, ये माफिया से संबंधित है। मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। क्या ये कोई नया आदमी है? मैंने पूछा। उनके अनुसार यही तुम्हारा महत्वपूर्ण शिकार होगा, चीफ ने बताया। तुम्हारी डिमांड करने वालों का सोचना है कि ये आदमी निश्चित रूप से वही है जो न्यूयॉर्क और मेक्सिको के बीच के सर्किट को पूरा करने का काम कर रहा है। अपने किसी भी साथी खिलाड़ी से प्यार करना मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। मुझे ज्यादती बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि ये आदमी मेरे साथ कोई गलत हरकत करने लगा तो? मैंने चीफ से पूछा। बकवास नहीं। चीफ खुराना का स्वर पहली बार रूखा हुआ था। वो आगे बोला, तुम्हें इसका विश्वास जीतने के लिए उसे हर हाल में खुश रखना होगा। मैं इस आदमी को जानती भी नहीं। उसका बेस है। क्या हम हैंडसम विकी को इसलिए तुम्हारे साथ लगा रहे हैं क्योंकि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने में यही तुम्हारा सहायक बनेगा? किस तरह से? मैं एकदम पूछ बैठी। हम न्यूयॉर्क के सबसे अच्छे आदमी से तुम्हें रिकमेंड करा देंगे। ओके, कहकर मैंने सहमति जताई। मेरा उत्तर सुनते ही चीफ ने चित्र को फिर से अटैची में रख दिया और एक बार फिर कंप्यूटर की ओर आकर्षित हो गया, जिसका अर्थ यही था कि हमारी मीटिंग का समय समाप्त हो गया है। मैं एक गहरी सांस लेकर उठ खड़ी हुई। जिस कॉकटेल लाउंज में मैं इस समय बैठी हुई थी, वहाँ इतना अंधेरा था कि आसानी से आसपास न देखा जा सकता था।
अलबत्ता उभरता हुआ संगीत, उसका मीठा मीठा शोर, धुएं के गाढ़े छल्ले जो छत से टकराकर अपना अस्तित्व मिटाते जा रहे थे, इस बात का संकेत दे रहे थे कि वहां इंसानी जिंदगियां तफरी उठाने के लिए मौजूद हैं। लोगों की धीरे धीरे आपस में हो रही बातचीत वहां के जीवित वातावरण का संकेत दे रही थी। कृपया आप बार के आखिरी स्टूल पर तशरीफ ले जाइए, एक मोटा व्यक्ति बोला, मेरे पास आकर समझाते हुए, एक और इशारा करते हुए। और उसके बाद मैंने पूछा था, तुम्हें बता दिया जाएगा कि क्या करना है, वक्त का इंतजार करो। उसने उत्तर दिया था। मैंने गर्दन हिलाई और उसके संकेत पालन के लिए उठ गई थी। सावधानी के साथ साथ इधर उधर नजरें मारती हुई मैं उस बार स्टूल की ओर जा रही थी जहां के लिए संकेत किया गया था। स्टूल तक पहुंच उसे खाली पाकर मैंने उस पर स्थान संभाला, पैरों को आराम मुद्रा में ले गई और इधर उधर नजरें भटकाने लगी। पहले वाले स्थान की अपेक्षा उस नए स्थान पर बैठना मेरे लिए सुविधाजनक था। इस अवसर के लिए वहां आने से पूर्व मैंने अपने लिए विशेष चुस्त पोशाक का चयन किया था। मेरी पोशाक ऐसी बेशकीमती थी कि देखने वाले की नजर में पहली बार ही में मैं अपना प्रभाव डाल सकती थी कि मैं स्वर्ण में तुलने की मूल्य वाली युवती हूँ। वहां बैठना आनंददायक तो था, परंतु इत्मीनान भरा नहीं। मैं बार बार पहलू बदलती हुई बैठ रही थी ताकि आराम के साथ विक्की जॉनसन जिस किसी भी दिशा से मेरी ओर आता है मैं उसे देख सकूं। मुझे वहां विक्की जॉनसन का ही इंतजार था। उसके आने से पूर्व वो मोटा व्यक्ति फिर मेरे निकट आया। उसने मुझे निर्देश देते हुए कहा था, बाईं ओर के आखिरी बूथ में जाओ। मैंने नाखुश हो जाने वाले भाव से सिगरेट का धुआं सीधे उसकी आंखों में झोंक दिया था। झटके के साथ उठ खड़ी हुई और बड़बड़ाई थी, वो नारकी है कहाँ? मैं इस मरघटी अंधेरे में कुछ देख नहीं पा रही हूँ। सीधी बढ़ती जाओ, मैं मार्गदर्शन कर रहा हूँ। उसका लहजा नर्म था। विक्की आपका इंतजार कर रहा है। मैं उसके पीछे पीछे बढ़ती चली गई। मैं इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता नहीं महसूस कर रही थी कि अंधकार में मुझे वो सही मार्ग पर ले जा रहा है या नहीं। मैं तो बस उसके भरोसे बढ़ती जा रही थी। वहां लोगों की गुनगुनाहटें इस बात का आभास करा रही थी कि तफरी के मूड में वहां आने वालों की संख्या काफी है, परंतु उसमें मेरा कोई खिलाड़ी नहीं था। मेरा खिलाड़ी विक्की था। उसे उस अंधेरे में तलाशना मैं मूर्खतापूर्ण कार्य समझती थी, क्योंकि उसे वहां होना चाहिए था। वो मुझे ले जा रहा था। मोटे के मार्गदर्शन में उस तक पहुंचकर ही मैं अपने खेल के विषय में सोच सकती थी। मोटा अपनी मंजिल पर लेकर मुझे पहुंचा और कदम पीछे सरका बैठा था। सिट डाउन। मैंने गहरी गंभीरता से डूबा हुआ स्वर सुना था। मोटा पीछे सरक गया था। मेरे लिए आगे बढ़ने का अच्छा खासा मार्ग था। मैंने अपने फेफड़ों में ताजी हवा भरते हुए उत्साहजनक स्वर में कहा था, गुड इवनिंग डॉल। उत्तर मिला। इस प्रथम संबोधन पर ही मन चिढ़ से भर उठा था। मैं बेतकल्लुफ लोगों के मुंह से किसी अपरिचित औरत के लिए डॉल या ऐसे संबोधन को सस्ता संबोधन समझती हूँ। मैं ये मान लेती हूँ कि वो अपने सामने मौजूद औरत को बहुत ही चीप समझ रहा है, लेकिन मुझे उसके संबोधन पर ही होठों पर मुस्कान लाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मेरे लिए कार्य थोड़ा मुश्किल था, परंतु इन बातों का तो आदी होना ही पड़ता है। उस पेशे में जिसमें मैं हूँ वहां काफी रोशनी थी। मैं पहली नजर में ही विक्की के विषय में इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि वो अपने चित्र से कहीं अधिक खूबसूरत मर्द है। क्या तुम ड्रिंक चाहोगी? उसने पूछा था, मेरे चेहरे की ओर देखते हुए। नो थैंक यू, आई डोंट लाइक ड्रिंक, मैंने कहा था। औपचारिकतावश नहीं बल्कि स्पष्टतया इस बात के लिए इनकार किया कि मैं ड्रिंक पसंद नहीं करती। तुम्हारा मतलब काम के समय ड्रिंक पसंद नहीं करती या सचमुच ही? उसने चौंक कर पूछा था, उत्सुकता भरे स्वर में। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, चेहरे के भाव सपाट थे। किसी भी समय नहीं, मैंने उत्तर दिया। मैं जानती हूं कि बगैर ड्रिंक के अपनी कार्यक्षमता को अधिक बढ़ाकर रखा जा सकता है। उसने मुझ पर गहरी नजर जमा दी थी, जैसे बारीकी से मेरे मन के भावों को समझना चाहता है। शायद कुछ निर्णय ले लिया था। सुलझे हुए स्वर में बोला था, एक बात बताओगी? कहिए, मेरा स्वर था। मेरे ख्याल से तुम अपनी छुट्टियां अच्छे ढंग से गुजारने का इरादा लेकर आई हो। ब्रदर, मैं ऐसा ही सोचती हूँ, मैं हंस पड़ते हुए बोली थी, और मेरी छुट्टियां आनंददायक बीतेंगी। तुम्हें पूरा सहयोग दूंगा तुम्हें आनंददायक छुट्टियां बिताने में। उसने रुककर पूछा था,
कुछ सप्ताह के लिए अगर मेरे साथ रहकर ये छुट्टियां बिताओ तो कैसा रहे? मेरे लिए प्रसन्नता की बात होगी, मैंने जवाब दिया था और उसके लिए उत्साह भरी चमक आंखों में लाकर नजर उसके चेहरे पर टिका दी थी। मैंने कहा, मैं अपने वतन को छोड़कर यहाँ आई हूँ तो कुछ अधिक पैसा कमा कर जाना चाहती हूँ। कितनी अधिक दौलत? उसने पूछा था। 200 वक्स प्रतिदिन, मैंने जवाब दिया था। मैं समझती हूँ इतना पैसा आप आसानी से चुकाने में समर्थ हैं। अवश्य अवश्य, वो बोला था। मैं इस स्वभाव का इंसान हूँ कि सारा मामला पहले से ही खुलासा कर लिया जाए। 200 प्रतिदिन, मैंने अपनी बात का खुलासा करके दोहराया था। मैंने दिन की बात कही है, रात की नहीं। विक्की मेरे इस खुलासा उत्तर पर इतना हर्षित हुआ था कि सर की कुर्सी को पुष्ट से टेक लगाकर कहे लगा बैठा था। मैंने देखा था, उसके हास परिहास करने और समझने की खासी समझदारी थी। उसने दोबारा नजर जमा कर पूछा, ओके, और रात के लिए क्या कीमत है? आप इस कीमत का खुद ही अनुमान लगा सकते हैं, अगर मैं आपके मन को भा जाती हूँ। मैं बोली थी। तुम मेरे मन को भा गई हो, उसने कहा था। इस मन भा जाने वाले मामले के बाद मैं तुम पर पूर्ण विश्वास करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि विश्वास मिलेगा भी। इस बार मेरे हंसने की बारी थी। तुम ठीक कहते हो विक्की, जब हम एक दूसरे के निकट आ रहे हैं तो एक दूसरे का विश्वास भी प्राप्त करना होगा। खैर, इस मामले को बाद में तुम खुद ही देख लो। रात वाला मामला भी तय हो जाना चाहिए। 100 प्रति रात के लिए कैसा रहेगा? ठीक रहेगा, वो राजी होता हुआ बोला था। परंतु मैं तुम्हारी खूबियों का पहले परिचय यहीं पर रखना चाहता हूँ, ताकि उन्हें समझकर ही तुम्हें यहाँ से बाहर भेजने के विषय में सोच सकूं। मैं उसकी ओर से ऐसे ही उत्तर की आशा रखती थी। ओके, मुझे कोई आपत्ति नहीं, रुककर मैंने कहा था। जब मैं कमाने आई हूँ तो मामला यहाँ का है अथवा कहीं बाहर का, उसे समझना आवश्यक नहीं समझती। वो मेरे जवाब से संतुष्ट हो गया था। उसने वेटर को आने का संकेत किया था। आने पर उसे कुछ लिखकर भी दिया था। आईएससी हेडक्वार्टर्स ने मुझे इस सारे मामले में एकदम नए रूप में वहां सेट करने के लिए भेजा था। मेरे लिए एक छोटा मगर वेल फर्निश्ड अपार्टमेंट ओल्ड सिक्स टाइज इलाके में फर्जी नाम से बुक कराया गया था। मेरे सुर्ख बाल, जो कि मेरी विशेष पहचान के लिए अपराधी वर्ग में एक खास निशान समझे जाते थे, उन्हें काले रंग में डाई करके उनका न केवल रंग बल्कि रूप भी बदल दिया था। ये सब रूप सज्जा इसलिए बदलकर चीफ खुराना ने मुझे यहाँ भिजवाने का प्रबंध किया था ताकि मैं बदमाशों द्वारा पहचानी ना जा सकूं। मुझे एक महत्वपूर्ण अभियान में उतारा गया था। मुझे नया नाम दिया गया था। न्यूयॉर्क के तहत नए पेशे के लिए भेजा गया था। मुझे वहाँ इस बात को शो करना था कि मैं न्यूयॉर्क से वहाँ दौलत कमाने के लालच में आई हूँ। मुझे यही रोल निभाना था। विक्की ने मुझसे अगला सवाल किया था। मैं तुम्हें किस नाम से याद करूं बेबी? उसने रुककर पूछा था। मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता। मैंने सोचा, मुझे अपना नाम बताने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, मुझे कुछ झिझकना चाहिए। मैंने सोचा, फिर बोल पड़ी, मेरा नाम मारिया है, मारिया एंडरसन। बहुत खूब, वो बोला था। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मारिया एंडरसन। बात खत्म करते ही उसने हाथ उठाया था और मेरी जांघ पर रख दिया। मैंने गहरी और अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा था। उसने मेरे पैर पर दबाव डालकर कहा था, मैं आनंदित हो रहा हूं। अपनी सीट पर मैं और भी आराम से बैठ गई थी। उसने एक सिगरेट सुलगा ली थी। मैं इस इंतजार में थी कि कितनी जल्दी वो इस बात का निमंत्रण देने जा रहा है कि मैं उसके साथ उसके अपार्टमेंट में चलूं। वहां पहुंचकर वो मुझे वस्त्रहीन देखने की लालसा अवश्य ही मन में पाल रहा था। मैं उस समय तक इंतजार कर सकती थी जब तक कि वो अपनी जैकेट ना उतार देता। उसके जैकेट उतारने के बाद मैं इस बात को देख सकती थी कि जैकेट के नीचे उसने कैसे कीमती कपड़े पहन रखे हैं। लेकिन मैं जिस इंसान के निकट इस समय थी, उसे आम इंसानों से अलग थलग होना चाहिए था। ऐसे इंसान आम इंसानों से अलग थलग होते हैं। वे विवेकी होते हैं, आपराधिक जीवन के प्रति सूझबूझ वाले होते हैं। उनकी कीमती वस्त्रों से उनके सही व्यक्तित्व को नहीं आंका जा सकता। वे अपनी जैकेट के नीचे रिवॉल्वर या ऐसे ही घातक हथियार भी रखते हैं। वे किसी भी क्षण खतरनाक हो सकते हैं और मेरा तो काम ही है ऐसे खतरनाक इंसानों से कदम कदम पर निपटना होता है। मैंने उसकी उंगलियों को अपनी जांघ पर इस बात की भी आजादी दे दी कि वो उन्हें जिस जिस एंगल पर चाहे घुमाता रहे। मैं इस बात को जानती थी
कि वो इस पोजीशन में ज्यादा देर तक ठहरा ना रह सकेगा। एक अवस्था ऐसी भी आएगी जब वो मेरे साथ उठ जाने को मजबूर हो जाएगा। मुझे इंतजार करना था। अपनी ड्रिंक का आखिरी सिप लेकर वो उठ खड़ा हुआ। उतावलेपन से बोला था, कम ऑन, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ओके, मैं भी ऐसा ही महसूस कर रही थी। मैं बुदबुदाई थी। मुझे इस बात को देखना था कि उसका अगला कदम क्या होता है। मैं उसके साथ बढ़ी थी। तो ये था दूसरा एपिसोड। आगे क्या होगा जानने के लिए आपको बने रहना है हमारे साथ। मेरी इस कहानी को सुनते रहने के लिए और नए एपिसोड्स की जानकारी के लिए शो को सब्सक्राइब करें और आसानी से माई पॉकेट सेक्शन में पाएं। फिर हाजिर होंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।